Bismillahirrahmanirrahim. Today's lecture we will talk about the echo. Echo आपको पता है जिसको हम कहते हैं साउंड को जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है आपको दो दो आवाज या दो दो साउंड सुनाई देती हैं, दैट इज कॉल्ड echo. ठीक है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, हम सब का सब वो आज देखेंगे. ठीक है, so be attentive and it is a very very important topic. So let's start. First of all, what is echo? As I told you before, the echo is the reflection of the sound. See, जब आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, जब खाली कमरा होता है बिल्कुल, तो आप एक कोने में खड़े होकर जब आवाज लगाती है जोर से बोलते तो आपको वही आवाज दो दफा सुनाई देती है. दैट इज बिकॉज द साउंड वेव्स, you know, the sound energy is transferred through waves and waves can be reflected back. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था जब वेव्स की हम बात करते हैं those can be refracted, diffracted and reflected also. ठीक है, वो तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन. सबसे आखिरी जो आखिरी थी हमारी रिफ्लेक्शन वाली. ठीक, उसमें यही था कि अगर हमारे पास बिल्कुल उसके नॉर्मल के अगेंस्ट अगर कोई वेव्स टकराती हैं जाकर, देन जो वेव्स हैं वो वापस अपने ही मीडियम में आ जाती हैं. रिफ्लेक्शन आपको पता ही है कि तो क्या होता है कि when the waves bounces back into the first मीडियम, जिस मीडियम से वेव चली है टकरा कर वापस उसी मीडियम में आ जाए, देन वी कॉल इट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. और एग्जैक्टली साउंड का भी यही है कि साउंड वेव्स का क्या है कि जब आपने एक मीडियम में साउंड वेव्स अप्लाई कर दी, उसके बाद किसी भी बॉडी के साथ टकरा कर वापस आपके पास आ गई हैं, देखें आपने साउंड प्रोड्यूस की और टकरा कर फिर आपके पास वापस आ गई, देन दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन या echo of the sound. ठीक है, और ये वाला काम जो है ये सारी की सारी वेव्स के साथ होता है. एज वी नो, वेव्स कैन रिफ्लेक्ट बैक बिकॉज द नेचर क्या है उसकी वेव है. अच्छा, अब इसके पीछे एक टेक्निकल चीज है, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा. देखें, जो हमारा ब्रेन है, अब देखें जब आप साउंड सुनते हैं तो ईयर के अंदर एंटर होती है, ईयर के बाद माइंड उसको प्रिसीव करता है, प्रिसीव करने के बाद मतलब उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आपको पता चलता है हाँ ये साउंड ऐसी थी, ये साउंड वैसी थी, जिस तरह भी है. ठीक है, आपको समझ आती है कि ये साउंड है. ठीक है, वो प्रोसेसिंग करते हुए और प्रिसीविंग करते हुए कितना टाइम लग जाता है उसको, 0.1 सेकंड, यानी कि वो डाटा आपके पास 0.1 सेकंड तक रहता है. ठीक है, अब बात यह है कि अगर उसी 0.1 सेकंड के बीच बीच में दोबारा वही साउंड आ जाए, मतलब मैं दोबारा से एक ही साउंड दो दफा सुन लूं लेकिन 0.1 सेकंड के अंदर अंदर, देन आई विल से दैट द साउंड इज echoing. ठीक है, साउंड एको हो रहा है. ठीक है, दोबारा से सुन ले कि जो हमारे दिमाग के अंदर जो साउंड है, मतलब हमने जो सुन ली साउंड, तो ये ऐसे नहीं है कि आके तो निकल गई. ठीक है, वो 0.1 सेकंड तक परसिस्ट करती है या फिर रहती है, या उसका डाटा थोड़ा सा हमारे पास रहता है. ठीक है, उसका बैकअप समझ लिया आप, कह लें जब तक वो उसको हम प्रोसेस पूरा तरीके से नहीं कर लेते तब तक वो 0.1 सेकंड तक हमारे ब्रेन में रहता है. जब वो हो जाता है, प्रोसेस वगैरह हो जाता है, हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वो साउंड डिलीट हो जाती है हमारे दिमाग से. तो उस 0.1 सेकंड के दौरान अगर वही साउंड जो हमने सुनी थी अभी प्रिसीव हो रही है, दोबारा से वही साउंड आ गया एग्जैक्टली, तो हमें बिल्कुल दोबारा से वही साउंड सुनाई दे देगी. ठीक है, तो हम उसको कहेंगे, हम वो कहेंगे कि हमें एको आया. ठीक है, तो टू हियर अ क्लियर एको, आप यहाँ पर देख लें, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकंड्स. ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 0.1 सेकंड, अब देखिए पहला पहली वेव प्रोसेस हो रही है, दूसरी उसके दोबारा, अब देख लेना एक चीज प्रोसेसिंग में चल रही है. ठीक है, ऊपर से एक और वेव आ गई, वो क्या होगा, प्रोसेस ही नहीं होगी. ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वेव मतलब आपको एको महसूस नहीं होगा. ठीक है, तो कम से कम 0.1 सेकंड का होना चाहिए, ज्यादा भी हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद आपको वही साउंड आ जाएगी. ठीक है, जब तक प्रोसेस आपका दिमाग कर रहा है उस उतना टाइम उसको दे दें, उसके बाद एको आपको सुनाई
दे देगा, 0.1 सेकंड पे भी आपको एको सुनाई देगा। ठीक है, अब ये छोटी सी एक आगे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मैथमेटिकल, इसको हम कह दें कि डेरिवेशन है छोटी सी, ये भी आता है पेपर में अक्सर। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड इज डिनोटेड बाय वी, वी इज गिवन एज, स्पीड ऑफ साउंड होती है 333, 3, अभी हम इसको 340 लिख लेते हैं, 333 नहीं होती, 3 समथिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये इसकी स्पीड थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा पहले भी, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाह रहा। ठीक है, और मैं एक रूम में खड़ा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इस तरह का एक रूम बना देता हूँ, ये ब्लॉक मैंने बना दिया, दैट इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल ये रूम है। ठीक है, मैं इस कोने में खड़ा होकर, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, एक मिनट मैं जरा सा इसकी शक्ल बना लूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ से मैं अगर साउंड प्रोड्यूस करता हूँ तो कितनी, मेरे यहाँ से मतलब मेरे से लेकर कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि मुझे एको सुनाई दे, कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, हमने बात की थी कि वी विल हेयर द एको आफ्टर 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड का बीच में इंटरवल होना चाहिए, मतलब स्पीड ऑफ साउंड उसकी कितनी होनी चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, मीटर्स पर सेकंड, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 सेकंड से। अब देखें, मैंने डिस्टेंस निकालना है, तो ये मीटर पर सेकंड है, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड है, तो ये सेकंड सेकंड से जब कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आंसर मीटर्स में आ जाएगा। तो अगर आप 340 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दें, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ये बनता है 34 मीटर्स। इसका ये मतलब हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 34 मीटर्स। लेकिन 34 मीटर का ये मतलब नहीं है कि आपसे लेकर इस दीवार तक का, इसका ये मतलब है कि यहाँ से वॉइस जाए, टकरा कर वापस आए, ये इन दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए 34 मीटर, यानी कि वन साइड का होना चाहिए 17 मीटर। ठीक हो गया? इट मीन्स दैट फॉर hearing the echo the distance should be 17 meters at normal temperature। 340 अगर मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, 17 मीटर का अगर आपके पास कमरा है, तो अगर आप उसमें एक साइड पे बोलेंगे तो आपको एको क्लियर सुनाई देगा, अगर आप थोड़ा सा नजदीक जाके बोलेंगे आपको सही सुनाई नहीं देगा। तो एग्जैक्टली 17 मीटर या 17 मीटर से थोड़ा सा दूर आप जाएंगे तो आपको एको सुनाई देगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं इसको दोबारा रिपीट करने लगा हूँ वैसे भी, तो आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगी। क्या कहते हैं, क्लियर हो गया या दोबारा समझा दूँ? चलें दोबारा समझा देता हूँ। एक मिनट, ये मैं सारा मिटा दूँ एक दफ़ा। अच्छा, अभी हमने बात करनी है कि हम कितने डिस्टेंस पे खड़े हों तो हमें एको सुनाई देगा। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस या डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एट विच डिस्टेंस द एको स्टार्ट्स टू, वी कैन एक्नॉलेज द एको फ्रॉम दैट पॉइंट। डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है 340 ms-1, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया? अच्छा, अभी हमने बात की थी कि जो ब्रेन आपका जो प्रोसेसिंग का टाइम लेता है दैट इज 0.1 सेकेंड्स, तो टी आपके पास आ गया 0.1 सेकेंड। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, टी इज इक्वल टू वी टी या एस इज इक्वल टू वी टी, ऐसे यही होता है ना, जिस तरह वी इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, टी इज इक्वल टू डी बाई टी। तो जब डी की वैल्यू निकालनी है तो टी उधर ले जाएंगे, डी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला इधर आप पुट कर लें, ये वाली वैल्यूज जो है,
ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू v की वैल्यू है 340 मल्टीप्लाई 0.1 सेकेंड। इसको करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34 मीटर्स। यानी कि साउंड को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ना चाहिए, साउंड शुड ट्रैवल 34 मीटर्स टू हियर एको। ठीक है, आपने एको अगर सुनना है तो साउंड को 34 मीटर्स चलना पड़ेगा। इट मीन्स कि साउंड पहले यहाँ से दीवार तक गई, फिर दीवार से वापस आई और आप तक पहुंच गई। आप तक पहुंचते पहुंचते उसको कितना होना चाहिए, these both waves should add up to become 34 मीटर्स। या फिर एक साइड कितनी हो जाएगी, 17 मीटर्स की। ठीक है, तो 17 मीटर्स की अगर आप कमरा होगा, अगर 17 मीटर का कमरा, अगर आप उसमें जोर से बोलेंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी। उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा अगर होगा तो सही आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक हो गया, समझ आ रही है? अच्छा, और हाँ, एक और बात भी है कि आपको अगर बहुत ज्यादा ऊंची आवाज से बोलते हैं तो आपको मल्टीपल एकोस भी सुनाई दे जा सकते हैं। क्योंकि देखें, अगर यहाँ से वापस आ रही थी, पीछे भी दीवार अगर आपके फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से भी टकरा कर फिर दोबारा आएगी आपके पास, तो फिर भी आपको एक दोबारा समझाया सुनाई दे देगा। ठीक है, अगर आप बीच में कमरे के खड़े हो जाते हैं तो दोनों साइडों पे फॉर एग्जाम्पल 17 मीटर है, तो आपको डबल डबल एको सुनाई दे देगा एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि मल्टीपल एकोस इसी वजह से, क्योंकि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही हो तो तब जाके मल्टीपल एकोस आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखें, एक बात है कि साइड ब्लॉक लिखा हुआ है कि एलिफेंट यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। अब देखें, कुदरत ने उसके जो हाथियों के कान है वो क्यों बड़े बनाए हैं, वो बेसिकली वजह इसकी ये है कि जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे, मतलब सेवरल किलोमीटर्स, 5 10 10 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो वो होती है लो फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, लो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बताया था कि वो तो सुनाई नहीं देती, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करती। लेकिन एलिफेंट्स के कान इतने बड़े होते हैं कि वो लो फ्रीक्वेंसीज भी पिक कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही काम होता है उनका। क्योंकि ये एक तो एलिफेंट्स लो फ्रीक्वेंसी, फिर उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। वेवलेंथ का मतलब देखें, फ्रीक्वेंसी लो होने का मतलब ये है कि एक तो फ्रीक्वेंसी लो होने से ये हो जाता है वेव बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, जब वेव लंबी हो गई तो उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल हम जैसे लोगों के लिए ये वाला साउंड डिसाइफर करना थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे ईयर्स इतनी ज़्यादा जल्दी रिसीव नहीं कर सकते लो फ्रीक्वेंसीज को। लेकिन एलिफेंट्स के बड़े कान होने की वजह से वो क्या करते हैं कि लो फ्रीक्वेंसीज पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, ये भी आ सकता है पेपर्स में। अच्छा, अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, एक एक्टिविटी जो बुक में लिखी है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये राइट साइड पे जो दो बने हुए हैं आपके साइड ब्लॉक्स, ये मैं समझाता हूँ। अच्छा, अब बात ये कह रहा है कि एक्टिविटी के अंदर हमने, हमारे पास इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, टू पाइप्स, आइडेंटिकल पाइप्स जो हालो होते हैं अंदर से, मतलब जो पानी के पाइप्स हो गए या प्लास्टिक के पाइप्स हो गए। ठीक है, हालो पाइप्स होने चाहिए एक ही लेंथ के, आइडेंटिकल लेंथ भी एक जैसी होनी चाहिए, मोटाई भी एक जैसी होनी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, एक हमारे पास स्क्रीन होनी चाहिए, ताकि जिसकी वो मतलब उसकी शीशे की ले ले या एक्रिलिक शीट ले ले, जिसके साउंड पास ना हो सके। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो उसके लिए साउंड पास करना। ठीक हो गया, अब आपने बात क्या करनी है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना, ये आपके सामने बनी हुई भी है डायग्राम, लेकिन फिर भी मैं एक बता रहा हूँ आपको।
आपने एक पाइप यू रखना है, दूसरा पाइप यू रखना है, सच दैट कि अगर मैं यहाँ पर उसका नॉर्मल ड्रा करना चाहूँ, तो मेरे पास तो लाइन नहीं है इस तरह की, लेकिन चले ठीक है। अगर मेरे पास नॉर्मल लाइन यूं है, ठीक है, तो एक पाइप मेरे पास फॉर एग्जांपल यूं है, दूसरा पाइप मेरे पास यूं है, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल हमेशा आपके पास होता है 90 डिग्रीज पे, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इसमें साउंड की डायरेक्शन है यूं, मतलब राइट साइड पे जा रही है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये चीज, ये लाइन बनती है इस तरह। अगर वर्टिकली, अगर हॉरिजॉन्टल साउंड जा रहा है तो वर्टिकल उसके मतलब उसके 90 डिग्रीज के ऊपर उसका वो नॉर्मल पाया जाएगा। तो हमने उसका नॉर्मल बनाया। अब मैंने पाइप इस तरह रखे कि इसका जो ये वाला एंगल है, आई वाला इंसिडेंट वाला एंगल है, वही आर के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल मैंने बराबर कर दिए। अब मैंने क्या किया कि इस वाले पाइप पे मैंने क्या कर दिया, एक क्लॉक लगा दी, ठीक है। मैंने एक क्लॉक इधर रखी, अलार्म क्लॉक जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसमें अलार्म मैंने इंड्यूस करा दी, अलार्म उसका बजने लग गया। अब देखें मैंने लाइट लाइट का तो आपको पता ही है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। अगर मैं यहाँ पर इसको स्क्रीन रख दूंगा तो आपको यहाँ पर मतलब दूसरे पाइप में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, तो वो टकरा कर वापस, हालांकि लाइट भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ जगहों पे। बहरहाल वो और चीज़ है, उसके हम बारे में बात करेंगे लाइट के ऊपर। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूरा लाइट पे ही है। बहरहाल आपने देखा कि यहाँ पर अगर अलार्म क्लॉक स्टार्ट हो जाता है बजना, ठीक है, ये स्टार्ट, इसने अलार्म देना स्टार्ट कर दिया, तो साउंड वेव्स क्या करेंगी, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ थोड़ा सा ये समझाने के लिए, ठीक है। साउंड वेव्स रेड कलर में बना रहा हूँ, यूं गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ना क्या रखा हुआ है, एक स्क्रीन लगाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ ऐसे कर, ठीक हो गया। मतलब आपका पीछे वो है टकराने की कोई जगह है, मतलब वॉल हो गई आपकी, ठीक है। तो साउंड वेव आई आपकी ऐसे, इसके बाद टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, अब थोड़ा सा मैंने इधर फासला रखा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक मिनट, फासला ही नहीं मैंने रखा हुआ है इसमें, मैं लगा देता हूँ इधर, ठीक है। तो क्या होगा, टकराई, टकराने के बाद वापस इधर आई, ठीक है। अब क्योंकि आपने ये दोनों एंगल एग्जैक्टली सेम रखे हुए हैं, तो क्या होगा कि ये टकराने के बाद इस पाइप के अंदर एंटर हो जाएगी, और अगर आप यहाँ से सुने तो इस पाइप के अंदर से आपको क्लियर आवाज सुनाई देगी, ठीक है। और देखें क्लॉक इतनी दूर होनी चाहिए कि आपको उसकी आवाज़ डायरेक्ट ना आए, ठीक है। आप देखें कि यहाँ से उसकी आवाज़ पाइप पकड़ के यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी साउंड की वेव्स, ठीक है, पर उसके बाद आपको ईयर्स में सुनाई देगी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी इसी एग्जाम्पल को लेके चले, जो नीचे डायग्राम बनी हुई है कि अरेंज आपने कर लिया पाइप्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने अरेंज करना है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम होगा। अच्छा, एक पाइप के पास आपने क्लॉक रख लेनी है, अलार्म क्लॉक, और दूसरे दूसरे पाइप के पास आपने अपना ईयर लगाना है, ताकि आपको आवाज उसकी सुनाई दे सके, या कोशिश करनी है आपने सुनने की, ठीक हो गया। अब बात ये होती है कि अब फॉर एग्जांपल मुझे एंगल नहीं मिल रहा, सही क्लियर नहीं मिल रहा, तो मैं इन दोनों का एंगल यानी पाइप्स वगैरह आपस में हिला हिला के देखूंगा कि मुझे वहाँ कहाँ पर एंगल यानी कि कहाँ पर मुझे साउंड ज़्यादा क्लियर नजर आ रही है। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, वो वहां पर ही आपको मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो आप उसको खुद हिला के चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर आपकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर आ रही। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात करता है छोटी सी एंड पे कि लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट, राइट मतलब जो ईयर वाला पाइप है, थोड़ा सा अगर आप ऊपर उसको हाइट पे उठाएंगे तो आप देखेंगे क्या बात होती है। उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा साउंड कम सुनाई देगा, क्योंकि अब देखें जो इसका टेबल है, टेबल के ऊपर की क्लॉक पड़ी हुई है, तो जब क्लॉक आपकी जब
वाइब्रेट करके, लेकिन ना जब साउंड प्रोड्यूस करती है तो क्लॉक वाइब्रेट होगी, ठीक है। तो जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट होगी तो उसके जो टेबल के ऊपर जिस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो वो भी तो वाइब्रेट करेगी ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके पाइप के अंदर भी वाइब्रेशन होगी, वो भी सेपरेट साउंड एक प्रोड्यूस हो रहा, तो जिसकी वजह से आपको ये डबल आवाज आ रही होगी। लेकिन अगर आप जो ही पाइप वो अगर ऊपर उठा लेंगे तो वो वाली वाइब्रेशन आपके पास आना बंद हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लॉक की आवाज आएगी, ठीक है, और वो थोड़ी सी कम आएगी, ठीक हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। अब राइट साइड वाले जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो साइड ब्लॉक्स हैं, उसमें बात यह कि एक चीज़ होती है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप का मतलब ये है कि मतलब एक इक्विपमेंट होता है वो, ठीक है। उसके अंदर ये है कि कोई भी आप चीज़ है, इलेक्ट्रिकल अगर सिग्नल्स हैं आपके पास तो आप उसको इन द फॉर्म ऑफ वेव्स देख सकते हैं, इन स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन लगी होती है सीआरटी की, आप उसके ऊपर देख सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल आपने ईसीजी वगैरह देखी होगी तो वो सारा ऑसिलोस्कोप की ही एक एग्जांपल है उसमें, ठीक है। और अगर आप जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे और अगर आपने कुछ इस तरह का इलेक्ट्रिकल की या टेलीकॉम की कुछ फील्ड रख ली तो आपको ऑसिलोस्कोप से पाला पड़ेगा। उसमें यही होता है कि जब आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और आप और उसको ऑसिलोस्कोप के अंदर आप उसको एंटर करवाते हैं तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बता देता है कि ये वाली वेव कैसे महसूस हो रही है, ठीक है। इसी तरह एग्जैक्टली अगर आप फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन के साथ एम्पलीफायर लगाते हैं तो एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है कि आपकी ही साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, लेकिन होता किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। अगर आप उसी के आउटपुट अगर ऑसिलोस्कोप में देंगे तो आप अपनी साउंड वेव्स देख सकते हैं कि आपकी साउंड वेव्स की शक्ल क्या आ रही है, वेव्स की जो आप वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्या शक्ल आ रही है, ठीक है। बड़ी डिंगी वो क्या कहते हैं ना, टेढ़ी मेढ़ी सी होंगी और बेढंगी सी होंगी, ठीक है। क्योंकि जो इंसानी साउंड्स होती हैं उसके एक वेव के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो उसकी क्वालिटी के अंदर बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। एक जैसी साउंड तो नहीं होती बहुत, मैं एक एक जुमले के अंदर मेरा उतार चढ़ाव साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गई बात कि हम ऑसिलोस्कोप से क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो टेबल है वो है कि वो स्पीड ऑफ साउंड है, वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे वो बताया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल गैसेस के अंदर आप देख लें कि जो एयर है, एयर के अंदर 3 टेम्परेचर बताए हुए, 0 डिग्रीज, 25 डिग्रीज, 100 डिग्रीज। तो देख लें टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, 0 डिग्रीज पे 331 है, 25 डिग्रीज 346 है और 100 डिग्रीज पे 386 है। यानी ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मैंने पहले थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत बता दिया आपको। अगर हाइड्रोजन एट 0 डिग्रीज देख लें, हाइड्रोजन क्योंकि क्या कहते हैं बहुत छोटा मॉलिक्यूलर स्टेट है उसका, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, 1290 मीटर पर सेकेंड है। ऑक्सीजन पे 317 है, हीलियम पे 972 है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि अगर उसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज है। अब लिक्विड्स के अंदर आ जाए तो लिक्विड्स के अंदर गैसेस से थोड़ी स्पीड इंक्रीज हो ज़्यादा होगी काफ़ी हद तक, ठीक है। वाटर के अंदर 1498 और सी वाटर के अंदर 1531। क्यों? सी वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और सॉलिड्स के अंदर आप देख लें 25 डिग्रीज टेम्परेचर वही रखना हमने। तो जो जो आप देख लें कि जिस मटेरियल की भी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, ठीक है। वुड की डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, पोरस होता है, यानी कि उसके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसिस होती हैं तो उसमें डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं है। एल्यूमिनियम का आप देख लें उसमें 6420 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आप देखेंगे जो लोहा है, आयरन है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है। मतलब कहने का ये है कि छोटा सा आयरन का जो वजन होता है वो छोटे से एग्जैक्टली सेम साइज के एल्यूमिनियम से वजन ही होता है। इट मीन्स कि स्टील की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि एक क्यूबिक मीटर के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक होंगे, यानी कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नज़दीक होते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं। जिन्होंने हाथ खड़ा किया वो कर ले मेरे से क्वेश्चन, ठीक हो गया। स्पीड ऑफ साउंड बेसिकली अब देख ले, मैंने यही बात की आपसे, वो भी बात यही इधर ही लिखी हुई है सारी कि स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास तो कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए बिकॉज दीज आर मैकेनिकल वेव्स। दूसरी बात ये कि टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड। क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के या गैसेस के
वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वो ज्यादा विगरसली या ज्यादा जोश और खरोश के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब साउंड वेव्स उनके ऊपर सुपर इम्पोज की जाती है, उसके ऊपर जिसको हम कहते हैं कि लाद दी जाती है, या उसको हम कहते हैं उसके ऊपर मतलब साउंड वेव्स उसके अंदर इंड्यूस कराई जाती है, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि वो उनकी मूवमेंट तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ह्यूमिडिटी में भी अब जारी बात है, पानी के अंदर नमी आ जाती है, काफी सारे और मॉलिक्यूल्स अगर आ गए तो और ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे नॉर्मली एट 21 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल ह्यूमिडिटी पे, नॉर्मल प्रेशर पे साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकंड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 340 हमने लिखा था, लेकिन हम क्या देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होता जाएगा सारा कुछ। तो स्पीड ऑफ साउंड हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा के साथ। v आपको पता है फ्रीक्वेंसी, अभी हम इसके बाद आगे देखेंगे, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो जाए तो आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर वेवलेंथ आपको बस गिवन है तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। ये अगर आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ गिवन है तो आप उसकी स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं इन एनी गिवन सब्सटेंस। ठीक है, ये अभी हम न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो उसके अंदर ये 3 से 4 न्यूमेरिकल्स है मेरे ख्याल से गालिबन, जिसके अंदर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा स्पीड ऑफ साउंड के लिए। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर लें, जो चीज़ नहीं समझ आई मैं दोबारा समझा देता हूँ। क्लास हो क्लास हो रही है। पर्सनल चीजें ना मांगा कर, ये बड़ी गलती आदत है। नो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करें बच्चे। कोई कोई क्वेश्चन अगर रह गया या कोई चीज नहीं समझ आई कर ले, नहीं तो क्लास अमेंड कर लेते हैं अपनी। क्वेश्चंस रिलेटेड टू माय टॉपिक, क्वेश्चन रिलेटेड टू माय क्लास। अगर आप इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करेंगे जवाब नहीं मिलेगा।
ठीक है, इट सीम्स कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, हम यहाँ पर ही क्लास खत्म कर देते हैं।